My name is Aditi Pal. I am a student of AIMS Nagpur third year. My NEET rank was 4067 and I am from Gaya, Bihar. Today we are going to do part 2 of cell cycle and cell division. In the last class we completed till question number 8 of short answer type questions. So we'll be starting with question number 9. So the question is, name the pathological condition where uncontrolled cell division occurs. So in this question we are being asked, we have to tell the pathological condition. Means pathological condition essentially means that there is something wrong with the body. It is unusual or abnormal. So the abnormal condition in which अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अकर्स, तो ये ऐसी कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन होती है बॉडी में जिसमें सेल्स लूज कंट्रोल ओवर सेल डिवीजन. तो ऐसा एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है कैंसर या मैलिग्नेंसी जिसे हम बोलते हैं. तो इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है एंड सेल्स विदाउट एनी कंट्रोल डिवाइड करती हैं जिससे malformation ऑफ द ऑर्गन होता है एंड ये एक पैथोलॉजिकल और डिजीज्ड स्टेट है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 key events take place during S phase in animal cells: DNA replication and duplication of centriole. In which parts of the cell do these events occur? तो सबसे पहला है DNA replication एंड दूसरा है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल. तो डीएनए रेप्लिकेशन हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल भी एस फेज में होता है. सो जो डीएनए रेप्लिकेशन है दैट अकर्स इन द न्यूक्लियस, बिकॉज डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही होता है. सो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाएगा, पर जो सेंट्रियोल है वो साइटोप्लाज्म में होता है जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है. सो जो सेंट्रियोल है वो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होगा और जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में डुप्लीकेट होगा. सो इसमें हमारा आंसर हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द न्यूक्लियस एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट meiosis enables the conservation of specific chromosome number of each species even though the process per se results in reduction of chromosome number. तो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि meiosis, हमें इसके बारे में बताना है कि meiosis enables the conservation of species, specific chromosome number of each species, even though the process results in reduction of chromosome number. So हमें पता है कि meiosis जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है और इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है. सो ये तो सही है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है. सो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज कैसे होगा? तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है बाय मेयोसिस. और ये इसके बाद दो हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जिसमें क्रोमोसोम नंबर n एंड n रहता है रिस्पेक्टिवली. पर जब ये बाद में फ्यूज होके वापस से जाइगोट बनाते हैं तो फिर से ये 2n हो जाता है. सो इवन दो द प्रोसेस रिजल्ट्स इन रिडक्शन of chromosome number by half, it is gradually conserved by union of male and female gamete in next generation. तो एक ह्यूमन बीइंग था, उसने मेल गैमेट प्रोड्यूस किया, एक फीमेल में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ और फिर से ये वापस से मिलके 2n हो गए. सो ये
मियोसिस के प्रोसेस से रिडक्शनल डिवीजन होके मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस तो हुआ, पर इन द नेक्स्ट जनरेशन उनके फिर से फ्यूजन के वजह से वापस 2n हो गया, एंड अगेन वो क्रोमोसोम कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर हो गया ऑफ ईच स्पीसीज, इवन दो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। और हमें पता है कि मियोसिस के एक फेज में क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स भी होता है। सो इसके वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय मियोसिस। सो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होता, जो गैमेट बनता है वो कुछ क्रॉसिंग ओवर के बाद होता है, इसलिए हम जेनेटिक वेरिएशंस देखते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेम अ सेल that is found arrested in diplotin stage for months and years. Comment in 2-3 lines how it completes cell cycle. तो हमें इसमें इसका एग्जाम्पल देना है कि एक ऐसा सेल का नाम बताना है जो डिप्लोटीन स्टेज में रहती है फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। तो हमें पता है कि oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, मतलब वर्टिब्रेट्स में जो oocytes होती हैं, जैसे हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें तो फीमेल्स में जो oocytes होती है दे आर अरेस्टेड इन द डिप्लोटीन स्टेज, मतलब ये प्रोफेज 1 में ही अरेस्टेड होती हैं जब तक फीमेल प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचती, और उसके बाद ही ये प्रोफेज 1 से निकल के मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 में जाके तब जाके एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, और ये फाइनली ये ओवम स्पर्म से मिलके जाइगोट बनाता है। तो टिल प्यूबर्टी ये oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स यानी कि oocytes अरेस्टेड होती हैं इन डिप्लोटीन स्टेज फॉर years until the female reaches puberty। तो ये हमें एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, तो अभी ये कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल कब होगा? तो मैंने आपको बताया कि oocytes are arrested in diplotin stage. They complete their cycle after stimulation of the female gonadotrophin, predominantly LH surge। तो हमें पता है कि जब ओव्यूलेशन होता है तो LH सर्ज होता है, और LH सर्ज के LH यानी कि LH हार्मोन का सर्ज होता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पे पहुंचता है तब जाके ओव्यूलेशन होता है, और ये हार्मोन जो है एक्टिवेट करता है वेरियस फैक्टर्स टू ड्राइव cytoplasmic and nuclear changes which helps the oocyte to resume meiosis and progress to metaphase 2. Then metaphase 2 में वो फिर से arrest होगा and which represents the appropriate stage to be fertilized. उसके बाद जब fertilization होगा तो meiosis 2 complete हो जाएगा and haploid ovum या ooted बनेगा और ये जाके स्पर्म से मिल जाएगा। सो कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल कैसे होगा? तो जो oocyte है जो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है, इट विल कंप्लीट इट्स सेल साइकिल आफ्टर द रिलीज ऑफ LH सर्ज के वजह से वो वेरियस न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होंगे, जो मियोसिस जो पॉज्ड था एट डिप्लोटीन स्टेज वो रिज्यूम हो जाएगा, एंड रिज्यूम होके वो मेटाफेज 2 को प्रोग्रेस करेगा, और ये फिर से मेटाफेज 2 में जाके रुक जाएगा, और जैसे ही स्पर्म आएगा जोना पेल्यूसिडा को ये इन्वेट करेगा स्पर्म, तो वैसे ही ये मेटाफेज 2 एनाफेज और टीलोफेज 2 और मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और ओवम रिलीज होगा, एंड ये ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा। तो हमने देखा कि
जो oocytes ऑफ मैमेलियन फीमेल से oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड होते हैं और उन्हें एक LH सर्ज की जरूरत होती है टू रिज्यूम देयर मियोसिस। और LH एक हार्मोन है जो वेरियस न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक चेंजेस कराता है। ये न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक चेंजेस के वजह से मियोसिस रिज्यूम होता है एंड मियोसिस रिज्यूम होने के बाद वो फिर से मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है एंड ये तो डिप्लोटीन तो प्रोफेज 1 का है। उसके बाद ये सारे होने के बाद उसके बाद ये मियोसिस 2 में जाएगा और मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है फिर से। जब तक स्पर्म नहीं आता तब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता और फाइनली स्पर्म के आने के बाद मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाता है एंड मियोसिस 2 कंप्लीट होके ओवम हैप्लॉइड ओवम रिलीज होता है जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके फाइनली जाइगोट बनाता है। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिया। अब इसके बाद अब डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे ये डिप्लोटीन स्टेज में कायस्मार्टा का फॉर्मेशन हुआ है और ये सेल्स इसी फेज में अरेस्टेड है टिल द फीमेल रीचेस प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल सेल्स। सो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है, तो ये साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और यहाँ प्लांट सेल और यहाँ एनिमल सेल। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है मैकेनिज्म, फिर आता है फेट ऑफ स्पिंडल, फिर मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड फिर ग्रोथ। तो प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में हाउ इज द मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस डिफरेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में हमें याद रखना है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और उसकी वजह से प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड से होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस सेल फरो मेथड से होता है। तो ये पहला डिफरेंस हमें पता चला कि प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो सेल प्लेट की हेल्प से होता है, वेयर एज इन एनिमल सेल ये सेल फरो के मेथड से होता है। तो अब सेल प्लेट मेथड में क्या होता है, प्लांट सेल डेवलप्स अ सेल वॉल एट द इक्वेटर सेपरेटिंग टू डॉटर सेल्स, जबकि एनिमल सेल्स में सेल फरो मेथड से इन विच सेल मेम्ब्रेन डेवलप्स कंस्ट्रिक्शन एट द इक्वेटर सेपरेटिंग टू डॉटर सेल्स। तो हम देख सकते हैं कि सेल प्लेट मेथड में एक सेल वॉल डेवलप हो गई है जो टू डॉटर सेल्स को सेपरेट कर रही है, जबकि सेल फरो मेथड में देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन व्हिच हैज डेवलप्ड एट द इक्वेटर सेपरेटिंग टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसलिए सेल प्लेट फॉर्म होता है एट द इक्वेटर, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है तो एक फरो जैसा डेवलप होता है इन द सेंटर। उसके बाद हम देखेंगे फेट ऑफ स्पिंडल। तो जो प्लांट सेल्स है उसमें स्पिंडल परसिस्ट करता है, जबकि इन एनिमल सेल्स में जो है स्पिंडल डीजेनरेट होने लगता है। उसके बाद मोड ऑफ फॉर्मेशन, गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज करते हैं टू फॉर्म द सेल प्लेट, whereas in animal cells a constriction is developed by the contraction of microtubules in the cell membrane. तो हमने देखा कि मोड ऑफ फॉर्मेशन कैसे होता है,
Golgi body and endoplasmic reticulum fuse to form the cell plate, and in animal cell, a constriction is developed by the contraction of microtubules in the cell membrane. तो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल के एक सेल प्लेट बनाते हैं, whereas in animal cells there is a contraction of microtubules जो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से एक सेल फरो जैसा बन जाता है, यानी कि एक कंस्ट्रिक्शन जैसा बन जाता है। उसके बाद ग्रोथ कैसे होती है, तो जो सेल प्लेट है वो सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करती है, यानी फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी। तो ये पहले सेंटर में बनना शुरू होगी तो धीरे धीरे और ये पेरिफेरी तक जाएगी, जबकि हम देख रहे हैं कि फरो पहले पेरिफेरी से स्टार्ट हो रहा है एंड देन सेंटर तक जा रहा है। तो एनिमल सेल्स में सेल फरो ग्रोस सेंट्रीपिटली विच इज फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर। तो हम एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हमने पहले देखा कि plant cell is covered by a cell wall, so the cytokinesis will take place with the help of cell plate method, whereas animal cell is not made up of cell wall, it has only cell membrane, so cytokinesis takes place by cell furrow method। सेल प्लेट के बनने के लिए गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, whereas सेल फरो के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए। प्लांट सेल्स में स्पिंडल परसिस्ट करता है, whereas एनिमल सेल्स में स्पिंडल डीजेनरेट हो जाता है। उसके बाद जो ग्रोथ होती है सेल फरो की फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर होती है, whereas सेल प्लेट की फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी होती है। तो ये हमने सारे डिफरेंसेस एक बार देख लिए। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टीलोफेज रिवर्स ऑफ प्रोफेज है, ये हमें समझाना है इस क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टीलोफेज। तो प्रोफेज में सेल प्रिपेयर करते हैं फॉर सेल डिवीजन, मेटाफेज और एनाफेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है, एंड टीलोफेज में फाइनली जो दो सेल्स जो कैरियोकाइनेसिस से जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ है वो दो हिस्से में बट जाता है। तो प्रोफेज और टीलोफेज एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो ड्यूरिंग टीलोफेज इवेंट्स ऑफ प्रोफेज आकर इन रिवर्स सीक्वेंस। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज इज नोन फॉर द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो जो प्रोफेज होता है उसमें सबसे पहले जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू होता है। कंडेंसेशन के बाद जो क्रोमैटिन कंडेंसेशन के बाद वो अनटैंगल हो जाता है एंड फाइनली द सेंट्रियोल begins to move towards the opposite pole of the cell। तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है इन एस फेज, और ये सेंट्रियोल प्रोफेज में जाके ऑपोजिट पोल में चला जाता है, एंड जो क्रोमैटिन during the process of chromatin condensation becomes untangled। So condensation of chromosomal material में जो क्रोमोसोम मटेरियल जो यूजुअली टैंगल्ड रहता है डीएनए में वो अनटैंगल्ड हो जाता है, एंड सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, एंड इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल असेंबली भी स्टार्ट हो जाता है, यानी
जो माइटोटिक स्पिंडल जो हमारे सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड होगा उसका उसके फॉर्मेशन का इनिशिएशन भी स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो प्रोफेज का एंड होता है यानी कि लेट प्रोफेज, उसमें हमारा न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है। एंड इसे हम एंड ऑफ प्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुआ तो जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पूरा कॉइल्ड था, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, अनकॉइलिंग स्टार्ट हुई और ये अनटैंगल्ड हो गया। उसके बाद जो माइटोटिक स्पिंडल है वो जो कि एस फेज में बना था वो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे जाने लगे फॉर द इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। और धीरे धीरे ये न्यूक्लियर एनवेलप डीजेनरेट होने लगेगा ताकि जो डुप्लीकेटेड डीएनए है वो दो ऑपोजिट पोल्स पे जा सके और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए के बाद टू डिफरेंट सेल्स बन सके। तो हमने देखा कि सबसे पहले हुआ इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि अनटैंगल हुआ एंड सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे जाने लगे एंड माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ प्रोफेज यानी कि लेट प्रोफेज के दौरान द न्यूक्लियोलस विल आल्सो डीजेनरेट एंड न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस विल मार्क द एंड ऑफ प्रोफेज। तो हमने चार चीजें देख ली कि प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होता है जिसमें क्रोमोसोम्स अनटैंगल्ड होते हैं। देन फाइनली जो सेंट्रियोल्स हैं, चार पॉइंट्स के फॉर्म में हम याद रखेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल, देन माइटोटिक स्पिंडल असेंबली होती है एंड फाइनली न्यूक्लियोलस डीजेनरेट होता है एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है। तो चार पॉइंट्स के फॉर्म में हम याद रखेंगे और इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोफेज में क्या क्या होता है। उसके बाद हमें बताना है कि टीलोफेज इसका रिवर्स कैसे है। तो द रिवर्स ऑफ प्रोफेज इज द टीलोफेज। तो सबसे इसके सारी चीजें इसके ऑपोजिट होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो स्पिंडल है वो जो अपीयर किया था इन प्रोफेज, it will get disappeared and the chromosome will start decondensing and they will lose their individuality। मतलब जो क्रोमोसोम्स अनटैंगल होके क्रोमैटिड बना रहे थे और इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स बन रहे थे वो वापस से डीकंडेंस होके अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे इन टीलोफेज में। उसके बाद the chromosomes will gradually uncoil and cluster at the opposite spindle poles and their individual identity as a discrete element is lost. Nuclear envelope slowly reforms around each group of chromosomes and nucleolus Golgi complex and endoplasmic reticulum reappears. तो हमने देखा कि जो टीलोफेज है उसमें क्या हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर हो रहा है। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो वापस से डीकंडेंस हो रहे हैं। पहले कंडेंसेशन हो रहा था, अब डीकंडेंसेशन हो रहा है। chromosomes are decondensing and they are losing their individual identity and they are clustering of genetic material at the two poles। तो वापस से जो एक सेल थी जिसके क्रोमोसोम्स कंडेंस होके क्रोमैटिड्स बने थे
और ये दो सेल्स में, ये दो पार्ट्स में इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ, फिर से ये जेनेटिक मटेरियल जाके टू पोल्स पे डीकंडेंस हो जाएगा एंड इट विल कॉइल। ये कॉइलिंग के वजह से ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ ईच क्रोमोसोम इज लॉस्ट। ठीक है, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी एंड फिर से ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अराउंड फिर से न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो हमने देखा था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है एंड न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल होता है एंड देन स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल का अरेंजमेंट होता है। तो वैसे ही हमने टीलोफेज में देख लिया कि डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल होता है, देन जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है क्योंकि वो वापस से कॉइल करके टू ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं क्योंकि उनको टू पार्ट्स में डिवाइड होना है। उसके बाद हमने देखा कि टू ऑपोजिट पोल्स के में जाने के बाद फिर से न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा एंड न्यूक्लियर एनवेलप बनने की वजह से ये वापस से ये जेनेटिक मटेरियल जो डुप्लीकेट हुआ है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो हमने देख लिया कि जो टीलोफेज है वो रिवर्स ऑफ प्रोफेज है क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट इवेंट्स जो प्रोफेज में हो रहा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो टीलोफेज में हो रहा है। सो प्रोफेज में क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल हुआ, देन माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे गए, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस का डीजेनरेशन हुआ। जबकि टीलोफेज में क्या हुआ, जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स में चेंज हुए थे वो फिर से क्रोमोसोमल मटेरियल में कन्वर्ट हो गए, माइटोटिक स्पिंडल डिसॉल्व हो गया एंड न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रिफॉर्म हो गया एंड न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फिर से रीअपियर हो गए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ मेयोटिक प्रोफेज 1 एंड इन्यूमरेट द क्रोमोसोमल इवेंट्स ड्यूरिंग ईच स्टेज। तो हमें पता है कि और ये हमसे पूछ रहा है कि मेयोटिक प्रोफेज 1 के कौन कौन से फेजेस होते हैं, तो और हमें इन्यूमरेट करना है क्रोमोसोमल इवेंट्स को ड्यूरिंग ईच स्टेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोफेज 1 के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उनका नाम हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला होता है लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पेकाइटीन, देन डिप्लोटीन एंड फाइनली डायाकाइनेसिस। तो ये होते हैं हमारे टोटल 5 फेजेस। अभी हमें इन पांचों में देखना है कि क्या क्या क्रोमोसोमल इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहला है हमारा लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होगा कि हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क सबसे पहले तो खुलेगा एंड द थ्रेड्स विल बिकम क्लियर। जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स में चेंज होगा। तो क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, थिन होंगे, स्लेंडर होंगे एंड लॉन्ग होंगे एंड क्रोमोसोम नंबर इज डिप्लॉयड। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा लेप्टोटीन है। तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो ओपन हो रहा है। हम देख सकते हैं कि जो कॉइल्ड क्रोमैटिन मटेरियल था वो ओपन हो गया एंड क्रोमोसोम्स के फॉर्म में क्रोमोसोम्स बन गया एंड द क्रोमोसोम्स आर थिन, स्लेंडर एंड लॉन्ग एंड क्रोमोसोम नंबर इज डिप्लॉयड। तो सबसे पहले जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो ओपन हो गया एंड वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में क्रोमोसोमल या फिर क्रोमैटिन मटेरियल हम कह सकते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल जो है
वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जो कंडेंस्ड है वो ऐसा लॉन्ग एंड स्लेंडर हो जाएगा। तो ये है सबसे पहला हमारा लेप्टोटीन स्टेज। उसके बाद हम आते हैं जाइगोटीन में। तो हम देख सकते हैं जाइगोटीन में जो है, जाइगोटीन में द कोरिस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स विल बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड। एंड जाइगोटीन में हमें हमेशा याद रखना है कि साइनैप्स फॉर्मेशन होता है। जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर करते हैं टू फॉर्म साइनैप्स। सो एंड जो क्रोमोसोम है वो अब शॉर्ट और थिक होने लगते हैं। एंड जो पेयरिंग है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के बीच में होती है। यानी कि जो दो लॉन्ग एंड स्लेंडर क्रोमोसोम्स थे वो अब पेयर करेंगे, और पेयर करने के वजह से इन्हें हम बोलेंगे साइनैप्स। तो साइनैप्सिस बिगिंस, और साइनैप्सिस जब बिगिन होता है तभी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे जाइगोटीन जो फेज है उसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड साइनैप्स दोनों को हम इस फेज में याद रखेंगे। तो सबसे पहले लेप्टोटीन में जो है क्रोमैटिन मटेरियल खुलेगा। खुलने के बाद लॉन्ग थिन एंड स्लेंडर क्रोमोसोम्स बनाएगा। और इसके बाद जो दूसरा फेज आएगा जाइगोटीन, उसमें ये लॉन्ग थिन एंड स्लेंडर क्रोमोसोम्स पेयर करना स्टार्ट कर देंगे, जिसे हम साइनैप्स बोलेंगे। एंड ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एंड ऑल्सो क्रोमोसोम्स थोड़े छोटे और थिक होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं थर्ड फेज पेकाइटीन और पेकाइनीमा। तो पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस में याद रखना है कि फर्स्ट द क्रोमैटिन मटेरियल विल ओपन अप, देन इट विल पेयर, देन क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए जो साइनैप्टिक क्रोमोसोम्स है उन्हें बहुत पास आना पड़ेगा। सो दे विल बिकम वेरी इंटीमेटली एसोसिएटेड एंड दे विल बिकम शॉर्ट एंड थिक। एंड क्रॉसिंग ओवर होगी एट दिस स्टेज, और क्रॉसिंग ओवर के वजह से कायस्माटा फॉर्मेशन हमें दिखेगा। सो क्रॉसिंग ओवर मीन्स डीएनए एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और इसके वजह से कायस्माटा फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक्स की तरह फॉर्मेशन होगा जिसे हम बोलेंगे कायस्माटा फॉर्मेशन। उसके बाद हम आते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। तो डिप्लोटीन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम वन अनदर। सो जो ये कायस्माटा फॉर्मेशन हुआ था अब ये स्टार्ट करेंगे टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, एंड कायस्माटा विल टेंड। तो हम देख सकते हैं अगर ये सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो जो ये एक्स फॉर्मेशन है वो और टर्मिनल जाएगा, यानी दूर जाएगा, जिसे हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। एंड क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग आउट बट द सेपरेशन इज नॉट कंप्लीट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। उसके बाद जो फाइनल डायकाइनेसिस स्टेज है उसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है इसे हम बाइवेलेंट कहते हैं। तो बाइवेलेंट condense further and get randomly distributed, and separation is almost complete. Terminalization of chiasmata is almost complete. Nuclear membrane and nucleolus disappear. So ये पूरा हमारा प्रोफेज 1 है। तो हमने पहले ही देखा था कि प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस को डिसअपियर हो जाना चाहिए। तो ये हमारा ये दो लास्ट फेजेस में होता है, यानी डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हैं। डिप्लोटीन में स्टार्ट होता है एंड डायकाइनेसिस में फाइनली ये डिसअपियर हो जाते हैं। सो हमने सारे फेजेस देख लिए। सबसे पहले द क्रोमैटिन मटेरियल विल ओपन अप,
और ये ओपन अप होने के बाद लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स बनेंगे एंड द क्रोमोसोम नंबर विल बी डिप्लॉयड। अब ये लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स इंटीमेटली पेयर करेंगे टू फॉर्म साइनैप्स एंड साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, एंड ये छोटे और थिक भी हो जाएंगे। उसके बाद इन पैकाइटीन फेज या पैकाइनीमा फेज इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, एंड क्रॉसिंग ओवर के वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, एंड इसके लिए द क्रोमोसोम्स विल हैव टू कम वेरी क्लोज। उसके बाद आता है डिप्लोटीन स्टेज में, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम वन अनदर, एंड जो कायस्माटा है वो भी टर्मिनल होना शुरू हो जाएगी, and chromosomes start separating, but separation is not complete. Nuclear membrane and nucleolus start disappearing. उसके बाद diakinesis है, जिसमें the bivalents will condense further and get randomly distributed, and separation almost complete हो जाएगा। terminalization of chiasmata भी almost complete हो जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस यहाँ पे स्टार्ट हुए थे डिसअपियरिंग, और ये फाइनली पूरे डिसअपियर हो जाएंगे। तो हम इसमें इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोफेज बिगिंस एंड क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, यहाँ पे साइनेप्सिस होगा, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा, उसके बाद जो कायस्माटा है वो विजिबल होंगे एंड इनका धीरे धीरे टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, कायस्माटा भी धीरे धीरे एंड में यानी कि टर्मिनल आने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कायस्माटा बिल्कुल ही एंड पे है, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। सो द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा इज कंप्लीट इन डायकाइनेसिस, एंड फाइनली ये प्रोफेज का एंड है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विल डीजेनरेट, क्योंकि अब हमें आगे मेटाफेज की तरफ जाना है। So nuclear membrane and nucleolus should degenerate. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, differentiate the between events of mitosis and meiosis. तो सबसे पहले mitosis and meiosis में डिफरेंस हमें लिखना है। तो सबसे पहला है माइटोसिस को डिस्कवर किसने किया था। सो माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग एंड मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्कर हर्टविग। इससे इम्पोर्टेंट है, हम ये तो आपको याद है तो ठीक है, वरना हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। So mitosis is a type of cell division in which the cell divides to produce two daughter cells carrying an equal number of chromosomes as that of the parent cell. मतलब mitosis जो है वो एक equational division है, whereas जो meiosis है ये reductional division है। So इसमें जो daughter cells का chromosome number है वो half हो जाएगा as that of the parent cell, whereas और जो माइटोसिस है उसमें एक सेल से सिर्फ 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, पर जो मियोसिस है, सिंस इसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है, तो पहले 2 सेल्स एंड देन फाइनली 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो mitosis is a type of equational division in which 2 daughter cells are produced which have chromosome number equal to that of the parent cell, whereas meiosis is a reductional division in which 4 daughter cells are produced where the chromosome number is reduced to half. तो ये तो हमने देख लिया, only 1 nuclear division occurs, इसमें 2 nuclear divisions occurs, and इसमें chromosome number remains unaffected and इसमें chromosome number is reduced to half. तो ये तो हमने देख लिया। अब है कि माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है। तो माइटोसिस occurs in all types of cells, even in germ cells, whereas meiosis जो है वो सिर्फ मायोसाइट्स में होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, यानी कि जर्म सेल्स ले लीजिए आप। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिसमें मेयोसिस होता है।
whereas mitosis occurs mostly in somatic cells and all types of cells. उसके बाद माइटोसिस के फेजेस क्या क्या होते हैं, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। whereas मियोसिस में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड एनाफेज 1, whereas meiosis 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। उसके बाद जो माइटोसिस होता है उसमें मदर सेल या तो हैप्लॉइड हो सकती है या डिप्लॉइड, whereas in meiosis the mother cell is always diploid। हैप्लॉइड सेल्स में meiosis नहीं हो सकता क्योंकि meiosis में क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली वो n से n/2 तो नहीं होगा, हमेशा डिप्लॉइड ही होना चाहिए ताकि हैप्लॉइड सेल बन सके। उसके बाद mitosis is asexual method of reproduction, whereas meiosis is carried out in organisms which perform sexual reproduction। उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस है वो माइटोसिस में सिर्फ एक बार होगा, जबकि मियोसिस में 2 बार होगा इन टेलोफेज 1 एंड टेलोफेज 2। उसके बाद माइटोसिस में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, whereas in meiosis हमने देखा कि पैकाइटिन में रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद इतना तो हमने देख लिया कि माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है, डेफिनेशन। उसके बाद कितने सेल्स बनते हैं ड्यू टू माइटोसिस एंड मियोसिस। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। साइटोकाइनेसिस माइटोसिस में सिर्फ एक बार होता है जबकि मियोसिस में 2 बार होता है। उसके बाद हमने देखा कि माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, जबकि जो मियोसिस है उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है एंड क्रॉसिंग ओवर भी होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, क्रॉसिंग ओवर हमने देखा कि माइटोसिस में एब्सेंट है, मियोसिस में प्रेजेंट है। प्लॉइडी ऑफ डॉटर सेल्स यानी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो माइटोसिस में इट इज सेम एज पेरेंट सेल एंड इट इज हाफ एज दैट ऑफ पेरेंट सेल इन मियोसिस। उसके बाद जो टेट्राड का फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ मियोसिस में होता है, नॉट इन माइटोसिस। टेट्राड फॉर्मेशन इट इज एब्सेंट इन माइटोसिस एंड प्रेजेंट इन मियोसिस। एंड सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये भी मियोसिस में प्रेजेंट होता है। ये तो हम पढ़ते ही हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, टेट्राड का फॉर्मेशन होता है ओनली इन मियोसिस। तो माइटोसिस में हम देख सकते हैं कि सिर्फ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 है, जबकि मियोसिस में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों है। एंड फाइनली 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हमने डायग्राम के थ्रू भी देख लिया कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। तो ये पूरा चैप्टर तो इसी पे बेस्ड है, तो ये तो हमें आना ही चाहिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड मेटाफेजिक प्लेट। तो मैंने बताया था कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो साइनैप्स फॉर्मेशन जब होता है तभी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है क्या? It is actually a complex of proteins which accompanies the formation of synapses, pairing of homologous chromosomes during zygotene of meiosis 1. तो synaptonemal complex जो है it is a complex of proteins। तो जब साइनैप्स का फॉर्मेशन हो रहा है या जब साइनैप्सिस हो रहा है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स साथ में आ रहे हैं, तो उसके दौरान ही देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स व्हिच इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया हमारा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब हम आते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। तो मेटाफेजिक प्लेट जो है, मेटाफेजिक प्लेट एक हमें पता है कि मेटाफेज जब होता है तो एक प्लेट बनती है जिसके जिसके जहाँ पे जाके जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो अरेंज हो जाते हैं।
तो ये मेटाफेजिक प्लेट क्या है? तो ये इमेजिनरी लाइन है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पोल्स। तो ये हमारे पोल्स दिख रहे हैं, इससे इक्विडिस्टेंट है ये मेटाफेजिक प्लेट, and it is the plane where all the chromosomes in the cell align during metaphase। तो जो ये प्लेट है यहीं पे आके सारे क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज। सो metaphasic plate is an imaginary line where all the chromosomes go and align during metaphase। ठीक है, तो हमने मेटाफेजिक प्लेट के बारे में देख लिया कि ये एक इमेजिनरी लाइन है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पोल्स एंड इट इज वेयर द क्रोमोसोम्स अलाइन ड्यूरिंग मेटाफेज। और यहाँ पे अलाइन होने के बाद यहीं से ये सेपरेट होके जाएंगे। उसके बाद write briefly the significance of mitosis and meiosis in multicellular organism। तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस एंड मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहले हम माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देखेंगे, देन मियोसिस का देखेंगे। सो सबसे पहले हम आते हैं माइटोसिस में इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है अपना जब वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं तो दे स्टार्ट देयर लाइफ एज सिंगल सेल्स एंड द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गिव्स राइज टू मेनी सेल्स टू फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड इससे जो साइज एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन भी माइटोसिस से ही होता है। ठीक है, सेल रिप्रोडक्शन जो है to form new cells and renew certain cells and to replace worn out cells, and mitosis is also involved in asexual reproduction in some organisms like unicellular amoeba as well as multicellular hydra as well as vegetative reproduction in plants। तो हमने देखा कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे स्टार्ट देयर लाइफ एज सिंगल सेल और ये सेल बनाती है टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम्स, तब जाके हमारी बॉडी वर्क करती है। उसके बाद जो सेल्स माइटोसिस से ग्रो कर रहे हैं उसके वजह से साइज ऑफ ऑर्गन इंक्रीज होता है एज वेल एज ग्रोथ भी होती है। देन हम आते हैं कि जो माइटोसिस है वो यूज होता है in order to renew certain tissues। मतलब कि जो टिश्यूज में कुछ सेल्स अगर worn out हो गए तो उसको रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस ही सेल डिवीजन के फॉर्म में होता है। उसके बाद इट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एमीबा। तो जो एमीबा और हाइड्रा है, मल्टीसेल्युलर हाइड्रा एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है उसमें माइटोसिस ही होता है एंड माइटोसिस से ही ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि माइटोसिस इज नीडेड फॉर अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। उसके बाद रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स के लिए भी माइटोसिस यूज होता है। देन ऑर्गन की साइज और ग्रोथ के लिए भी माइटोसिस ही यूज होता है and it is also involved in asexual reproduction in some organisms like amoeba which is unicellular and multicellular hydra। उसके बाद हम आते हैं significance of meiosis। जो meiosis है it is the mechanism। तो meiosis हमने देखा था कि germ cells यूज करते हैं for the production of gametes। और ये तो हमने पहले ही देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है विच इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशंस। तो पहले गैमेट्स फॉर्म होते हैं एंड ये गैमेट्स फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, तो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का कंजर्वेशन होता है। एंड मियोसिस में हमें पता है कि क्रॉसिंग ओवर भी होता है एंड क्रॉसिंग ओवर के वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस होती है इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड वेरिएशंस जो है इनके वजह से ही इवोल्यूशन होता है
जो इवोल्यूशन अभी तक होते आया है वो वेरिएशन मियोसिस के वजह से ही होता है, जो मियोसिस के वजह से गैमेट्स बनते हैं। तो हमने देख लिया कि मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। तो meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number is maintained throughout across generations in sexually reproducing organisms. meiosis से ही germ cells gametes प्रोड्यूस करते हैं और ये gametes फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं एंड मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है जिसके वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन होता है एंड वेरिएबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 4 diagrammatically represent the chromosomal arrangement during different phases of meiosis 2। ठीक है, तो हमें इसमें different phases of meiosis 2 के बारे में बताना है। तो meiosis 2 के 4 phases होते हैं, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। तो हमें पता है कि मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स प्रोड्यूस हुए होंगे और ये दोनों का ही डायग्राम है। तो सबसे पहले प्रोफेज 2, और हमें पता है कि मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो इसमें माइटोसिस जैसे ही सब कुछ होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। सो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। सो सबसे पहले प्रोफेज 2 में क्या होगा कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होगा टू फॉर्म क्रोमोसोम्स एंड these chromosomes जो हैं, ये क्रोमोसोम्स अब जाके अलाइन करेंगे ऑन द इक्वेटर इन मेटाफेज 2। तो ठीक है, सबसे पहले प्रोफेज 2 में क्या हुआ। जो प्रोफेज 2 है उसमें 2 कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे इन द डॉटर सेल्स। हमने क्वेश्चन में देखा कि 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 4। जो है 2 कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे इन प्रोफेज 2 और ये 2 कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स जाके अलाइन हो जाएंगे इन मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में ये जो 2 कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स है ये जाके अलाइन हो गए और उसके बाद एनाफेज 2 में सेपरेशन हो जाएगा ऑफ द 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स तक चले जाएंगे एंड फाइनली ऑपोजिट पोल्स के पे जाने के बाद टीलोफेज 2 में डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू क्रोमैटिन हो जाएगा एंड रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस। सो one chromatid of each chromosome will be surrounded by nuclear envelope। तो हमने देखा कि 2 कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स हैं, ये 2 कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में हैं, ये जाके मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन होंगे। उसके बाद सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएगा और इस सेपरेशन के वजह से 2 सेल्स बनेंगे एक सेल से और फाइनली 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे और प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस डीजेनरेट होगा जो वापस से टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। सो मियोसिस 2 में कोई भी क्रॉसिंग ओवर या कुछ भी नहीं होता, इसमें इट इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। सो इसमें 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होगा टू फॉर्म क्रोमोसोम्स एंड 2 कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन ईच ऑफ द डॉटर सेल्स। उसके बाद मेटाफेज 2 में अलाइनमेंट ऑफ दीज क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट होगा। देन एनाफेज में separation of 2 sister chromatids होगा and the sister chromatids will move towards the opposite poles and telophase 2 में finally फिर से
कंडेंसेशन का ऑपोजिट डीकंडेंसेशन होगा, एंड डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स से क्रोमैटिन फिर से बन जाएगा, and there will be reappearance of the nuclear membrane and nucleolus. So at each pole of the cell, one chromatid of each chromosome will be surrounded by a nuclear envelope. So हम देख सकते हैं जो लास्ट में जो 4 सेल्स बने उसमें वन क्रोमोसोम है ऑफ वन क्रोमैटिड है ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी कि इस क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड है इधर, एंड इस क्रोमोसोम का भी एक क्रोमैटिड है, और ये मिलके एक सेल बना रहे हैं। और ऐसे ही 4 सेल्स बनेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 के टीलोफेज 2 के बाद। तो हमने देखा कि an organism has 2 pair of chromosome, that is chromosome number is equal to 4, and उसका meiosis 2 कैसे होगा? So chromosome number is equal to 4, तो इसमें 2 compact chromosomes present होंगे जो finally divide होके एक एक chromatid सारे cells में चला जाएगा। एक chromatid इस क्रोमोसोम का एंड एक क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम का, ये चारों सेल्स में प्रेजेंट होगा एट द एंड। तो आज हमने सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कर लिए, और जो हमारे बच्चे हुए शॉर्ट आंसर थे वो भी कर लिए। तो ये आपको इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोफेज 1 के सारे फेजेस आपको पता होने चाहिए, और इसमें क्रोमोसोम्स का कैसा अरेंजमेंट होता है। देन उसके बाद आपको माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, वो भी पता रहना चाहिए। और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड मेटाफेजिक प्लेट ये तो बहुत इजी है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आपको साइटोकाइनेसिस के बारे में भी पता होना चाहिए कि हाउ डज इट डिफर इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं। तो एनिमल सेल में सेल फारो का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बाहर से अंदर की तरफ ही हो सकता है। तो प्लांट सेल का आप ऑपोजिट याद कर सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगली यानी कि अंदर से बाहर की तरफ होगा, क्योंकि एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है। उसके बाद डिप्लोटीन स्टेज में जो oocyte अरेस्टेड होती है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि कैंसर इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच द सेल्स विल डिवाइड अनकंट्रोलेबली, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।